नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सोनू बाबा आपके अपने परिवार JW पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है साथियों थानेदार सीरीज। साथियों देखिए, आज जो प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं ये पहले नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। उसके अलावा जिसमें आप देखोगे कि 40 प्रश्न आपके लिए होंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट हम चालू करने जा रहे हैं ये साथियों रोजाना आपको शाम के 8 बजे मिला करेंगे। चलिए सभी लोग क्या करें, एक बार क्लास से जुड़ जाएं। क्लास को क्या करते हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। धमाकेदार प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न हैं। इसमें से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में एक या दो क्वेश्चन आपको या तो यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में देखने के लिए आपको मिल सकता है। जिन छात्रों को लगता है कि हमारी हिंदी कमजोर है, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते भैया या चीजों को समझ नहीं पाते, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि रोजाना आप 8 बजे मेरे साथ जुड़िए और आगे आने वाले समय में जैसे ही हमारी प्रैक्टिस पूरी होगी या जब भी आपका यूपीएसआई का पेपर होगा, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूपीएसआई की डेट पहले से ही फिक्स है 14 या 15 मार्च। ठीक है, 14 या 15 मार्च की पहले से ही डेट फिक्स है। तो आपको मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, बस मेरे साथ आप एक बार जुड़ जाइए। आगे आने वाले समय में आपको एक अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि जब आप पेपर दे करके बाहर निकलोगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ भैया हमने कुछ सीखा था और हम कुछ करके आए। चलिए एक बार सभी लोग क्या करें, क्लास को शेयर कर दें और क्लास को क्या करें, चलिए आगे क्लास को शेयर कर दें जल्दी से जल्दी एक बार सभी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं आज सभी के लिए। बस रोजाना आपको क्या करना है कि 8 बजे क्लास से जुड़ना है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, देखिए क्लास अब मैं थोड़ी देर में हम शुरू करने जा रहे हैं, एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। कल आप सभी लोग क्या करोगे, कल मैं 11 बजे आपकी महा मैराथन लेकर आ रहा हूं जिसमें आपके 200 प्रश्न होंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो चुनिंदा क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में या आपके लेखपाल में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कल 11 बजे महा मैराथन से जुड़ना नहीं भूलेंगे। चलिए जो भी लोग जुड़ चुके हैं वो एक बार सभी जुड़े एक बार। चलिए राम राम निक्की जी, जय महाकाल टीसी जी। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रखता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग आंसर करें। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर किससे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अनुस्वार, अनुनासिक या ह्रस्व या पुलिस्वर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं कि चारों ऑप्शन आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे और जल्दी से एक बार सभी आंसर करें। देखिए आप कहोगे भैया अनुस्वार, तो अनुस्वार किसे कहते हैं, जहां किसी के ऊपर जहां यानी इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। किसी भी चंद अंक की बिंदी को क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, अनुस्वार बोला जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि भैया दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, तो वो किसमें लगता है भैया। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर किसका चुनाव किया है, ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है, उन सभी छात्रों ने एक बेहतरीन आंसर किया है इसका। इस बात को समझे कैसे, जैसे देखिए अगर ये ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है, क्योंकि ए है भैया अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, जिसमें चंद्र अंक की बिंदी लगी हो उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है भैया। अनुनासिक क्या होता है, इसमें मुंह और नाक, किससे, मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं कह सकता हूं तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे चांद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चांद कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके नाक और आपके मुंह दोनों से हवा निकलती है। उसके अलावा रहा आपका ह्रस्व स्वर, इसी को हम कहते हैं भैया मूल स्वर। क्या कहते हैं इसको, मूल स्वर कहते हैं, या इसी को एक मात्रिक भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं। किसको एक मात्रिक या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है, तो आप कहोगे भैया किसको कहा जाता है, वो ह्रस्व स्वर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ह्रस्व स्वर को। देखिए इस बात को आप थोड़ा सा यहां समझें कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, इस बात को यही थोड़ा सा समझेंगे हम। उच्चारण या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है आपका ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, दूसरा कौन सा होता है, दीर्घ, और तीसरा होता है आपका प्लस स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है। कितनी मात्रा के बराबर, एक मात्रा के बराबर समय लगता है। जैसे अगर मैं बात कहूं अ, ई, उ और आपका ऋषि, तो इनमें जो एक मात्राओं के बराबर समय लगा उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम ह्रस्व कहेंगे। 2 मात्राओं के बराबर समय लगा उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ कहेंगे। यानी जितने भी बच जाए वो सारे के सारे कहाँ रहेंगे, दीर्घ में रहेंगे।
अगर मैं प्लुत की आपसे बात करता हूं तो जो दो मात्राओं से अधिक समय लेता है या जो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लेता है उसको हम क्या कहने लगे, प्लस स्वर कहने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन है आप सभी के लिए। चलिए जल्दी से जल्दी एक बार सभी आंसर करें। आपसे बोला गया है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में यानी किसके मध्य में भैया, समानाधिकरण यानी समान जैसे शब्द होते हैं उनके मध्य में जिसका चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हो? क्या उसे लाघव चिन्ह कहते हो, अल्पविराम कहते हो, अर्धविराम कहते हो या विवरण चिन्ह कहते हो? चलिए जो छात्र आ चुके हैं, जो मेरे भाई बहन आ चुके हैं, वो सभी लोग क्या करें, एक बार कमेंट करना शुरू करेंगे सभी लोग। चलिए जो भी आ चुके हैं वो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करना शुरू करें। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर किसका चुनाव किया है, ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है, उन सभी छात्रों ने अच्छा आंसर किया है। देखिए लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, इस बात को ऐसे समझें। लाघव चिन्ह होता है, ये इसका साइन होता है। क्या होता है, ये इसका साइन होता है। जैसे अगर मैं बात कहूं कि इसका प्रयोग जैसे किसके लिए करते हो, जैसे डॉक्टर लिखते हो इस तरीके से, तो ये जो सामने बना होता है यानी जो शब्दों का छोटा रूप बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, लाघव कहते हैं भैया। अल्पविराम का आप जानते हो सभी, अल्पविराम का ऐसे करके साइन होता है। अर्धविराम क्या होता है भैया, ऊपर एक बिंदी सी होगी और नीचे कॉमा लगा होगा, ठीक है, हल्का सा क्या लगा होगा, कॉमा। विवरण क्या करता है कि चीजों को जो स्पष्ट करे, जो वाक्य को क्या करे, स्पष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, कैसे, इस तरीके से ये साइन होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए गुड इवनिंग भाई आनंद जी, आंसर करना शुरू करेंगे जल्दी से अब सभी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या हिमालय, गंगा, राम या पहाड़? अब नहीं पर ज्यादा ध्यान दोगे, ये आपसे बोला गया है क्या नहीं है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या हिमालय, गंगा, राम या पहाड़? चलिए एक बार जल्दी से एक बार सभी आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर आना शुरू हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है भैया, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होने वाला है। देखिए अगर मैं बात करता हूं हिमालय, गंगा या राम, ये तीनों के तीनों क्या है साथियों, ये व्यक्तिवाचक है। क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। देखिए अगर मैं यही आपसे थोड़ी सी बात करूं कि संज्ञा, जो टॉपिक पूछा गया है आपसे, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो संज्ञा से पूछा गया है, तो मैं सिंपल शब्दों में कहूंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे भैया जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं भैया, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे कितने प्रकार की होती है संज्ञा, 5 प्रकार की होती है। पहला आपने पढ़ी व्यक्तिवाचक, दूसरी आपकी जातिवाचक, व्यक्ति जाति, समूह, द्रव्य और आपकी भाववाचक। ठीक है, आपने 5 प्रकार को पढ़ा, अच्छे से समझा इस बात को। अगर आपसे बोला जाए कि भैया संज्ञा किसे कहते हैं, तो भैया जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे भैया 5 प्रकार की संज्ञा होती है, जिसमें व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य या भाव, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही था, ऑप्शन नंबर डी सही था, क्योंकि इसमें कौन सी है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है, जातिवाचक। चलिए अच्छा आंसर किया आप सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। उसका भाई खेलता है, अगला क्वेश्चन है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। आपसे सर्वनाम पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो संज्ञा से पूछा, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा साथियों सर्वनाम से। तो आप मुझे बताओगे क्या संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है या निश्चयवाचक है? बताएं एक बार सभी लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। आपसे बोला गया है कि उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है, तो आप मुझे बताओगे सर्वनाम इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ऐसे ही संज्ञा सर्वनाम में से मैं धीरे धीरे क्वेश्चन लाते रहूंगा आप सभी के लिए, और रोजाना शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट से जुड़ना नहीं भूलेंगे। देखिए तो आपसे बोला गया था कि सर्वनाम कौन सा है इसमें, तो आप क्या कहोगे भैया इसमें कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। देखिए संबंध, अब मैं यहां समझो कि सर्वनाम कहते किसे हैं, तो देखिए क्या किसे कहते हैं सर्वनाम, इस बात को यहाँ थोड़ा सा समझें
कि जो संज्ञा के बदले आते हैं, जो संज्ञा के बदले आते हैं या प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें भैया सर्वनाम कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए सर्वनाम शब्द कितने हैं, यहां आपसे बोलेगा कि सर्वनाम शब्द कितने हैं, तो आप कहोगे सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। अगर वो आपसे कही कि सर्वनाम कितने हैं, अगर आपसे कही कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आप कहोगे भैया कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, अगली बात समझोगे। देखिए, संबंधवाचक वह सर्वनाम होता है जो दो वाक्यों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसे जो करेगा सो भरेगा, सो भरेगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। निजवाचक में क्या होता है? यह काम मैं स्वयं ही कर लूंगा, यानी जहां निश्चितता का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक कहते हैं। ठीक है, जो काम हम स्वयं करें। निश्चय चीजें क्या है? जैसे किसी चीज का निश्चितता का बोध कराना, जैसे यह घर मेरा है, वह घर उसका है, तो वो कौन कराता है? निश्चय का बोध कराता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कुसुम का विशेषण है। आपसे बोला गया है कुसुम का विशेषण है। देखिए, क्या कुसुमता, कुसुमित या कुसुमत या कुसुमलता? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से एक बार सभी आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, उम्मीद करूंगा कि बेहतरीन इसका आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए, आपसे बोला गया है किसके बारे में? विशेषण के बारे में। तो यहां मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा, जो साथियों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भैया विशेषण कहते हैं। दूसरी बात, आप कहोगे भैया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? तो आप कहोगे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें चारों के नाम मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। पहला है आपका गुणवाचक। पहला कौन सा है? गुणवाचक। दूसरा है आपका संख्यावाचक। दूसरा कौन सा है आपका? संख्यावाचक। तीसरा है आपका प्रमाण। कौन सा है? प्रमाणवाचक। और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिन चारों के बारे में आपने जान लिया। चलिए, तो अगला क्या होगा? कुसुम का क्या होगा? कुसुमत होगा, कुसुमित होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया, उन सभी छात्रों ने बेहतरीन जवाब दिया है। ठीक है, दूसरी बात आप यहां समझोगे, अगर कोई शब्द है या नहीं है, इस बात को आप कैसे समझोगे कि वो विशेषण है? कैसे समझोगे कि वो विशेषण है? जैसे मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा लाल, मैंने लिखा लाल, मैंने लिखा जैसे मान लो, जैसे मैंने लिख दिया सुंदर, जैसे मैंने लिखा कोई शब्द सुंदर, मैंने लिखा लाल। तो देखिए, जैसे मैं कहूं कि लाल, अगर इसके पीछे कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो विशेषण होगा, अन्यथा वो विशेषण नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने लाल के पीछे जोड़ा कपड़ा, तो क्या ये कपड़ा जुड़ गया? तो ये कपड़ा जो जुड़ा भैया इसमें, वो क्या कहलाया? वो विशेष्य कहलाया। क्या कहलाया? विशेष्य कहलाया। यानी विशेषण के पीछे जो जुड़ जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ऐसे ही मैं कहूं कि सुंदर लड़का, मैं कहूंगा सुंदर लड़का। लेकिन अगर जैसे मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा लड़की, क्या लिखा? लड़की, तो आप कहोगे भैया इसके पीछे कोई भी शब्द नहीं जुड़ेगा। अगर ये विशेषण होता, अगर ये शब्द विशेषण होता, तो उसके पीछे क्या जुड़ जाता? उसके पीछे विशेष्य जुड़ जाता। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर किया है गुणवाचक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तुम्हारा आना खुशी की बात है। किसका आना? तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्या साथियों? क्या? आना। अब मुझे बताओगे क्या ये क्रिया है, या साथियों संज्ञा है, विशेषण है, या इनमें से कुछ नहीं है? चलिए जल्दी बताएं एक बार सभी। आनंद जी बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी सभी आंसर करें। बस आप सभी लोग ध्यान रखें कि कल की जो मैराथन होने वाली है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, वो 11 बजे होगी कल सुबह। उस क्लास से जुड़ना नहीं भूलोगे, वो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और उसमें महा मैराथन लेकर मैं आपके लिए आ रहा हूं इसी चैनल पर। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करें। तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है? क्या क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, तो क्या है साथियों, ये आपका आना क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। देखिए, किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना जिससे पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दूसरी बात आप यहां समझे। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और एक होती है आपकी सकर्मक। रचना के आधार पर पूछे या कर्म के आधार पर पूछे, तो आप तब भी कहोगे भैया क्रिया कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, तो आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? इसका ऑप्शन नंबर
ए सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी आंसर करें। देखिए आपसे बोला गया है कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहां आपसे बोला गया है क्रिया विशेषण, यानी भैया आप कह सकते हो कि इनमें से कौन सा है, क्या रीतिवाचक है, कालवाचक है, प्रमाणवाचक है या स्थानवाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सभी आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। एक बार जल्दी से मुझे आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिए ये जो क्रिया विशेषण है, तो भैया ये आप क्या कहोगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, क्योंकि किसके बारे में बताता है, प्रमाण के बारे में बताता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर ये रीति होता तो आप कैसे पता करते, रीति के लिए आप कैसे से प्रश्न करते। अगर ये कालवाचक होता तो आप करते किससे, कब से करते, ठीक है। स्थानवाचक होता तो ये आप प्रश्न किससे करते, आप प्रश्न करते कहां से, किससे करते, कहां से। चलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपसे अगला क्वेश्चन मैंने रखा साथियों, किससे रखा, अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए रखा भैया कि जो आपका लिंक चैप्टर है हिंदी में, उसमें से मैंने क्वेश्चन रखा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगला मैंने क्वेश्चन जो आपके लिए रखा वो आपके लिए रखा मैंने कहां से, आपका लिंक चैप्टर है हिंदी में, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन यहां रखा है। अब मुझे बताओगे कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्या पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या छवि। चलिए कोई बात नहीं, नेट चलता रहेगा आनंद जी। चलिए जल्दी जल्दी एक बार सभी आंसर करें। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अगर मैं पूर्ति की बात करता हूं तो ये तो भैया स्त्रीलिंग है, पूर्ति हो गई, ठीक है भैया। अभिव्यक्ति हुई तो ये भी क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये क्या है आपका स्त्रीलिंग है। अगर मैं छवि खराब हो गई तो ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन भैया आप कहोगे विवाह संपन्न हुआ, विवाह संपन्न हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो क्या है भैया अपने आप में पुल्लिंग है, क्या है अपने आप में पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको रखा गया वो किसमें से रखा गया, अगला चैप्टर था आपका वचन, किस कौन सा था, वचन। मैंने धीरे धीरे करके सारे चैप्टर हैं हिंदी में जितने भी, उन सभी में से हर एक एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है कि जिससे आपकी संपूर्ण हिंदी का रिवीजन हो चुके। चलिए भैया आप मुझे बताओगे निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर ए दर्शन, दूसरा है घरों, तीसरा नदी, चौथा है आपका लताओं। चलिए जल्दी से एक बार सभी आंसर करें। देखिए अगर मैं दर्शन की बात करता, दर्शन, तो आप कहोगे भैया ये तो बहुवचन है, क्योंकि दर्शन हो गई, हस्ताक्षर हो गई, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए तो गलत होने रहा। दूसरा है घरों, घरों की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी आपका बहुवचन है, कौन सा है आपका बहुवचन, लेकिन हमसे पूछा गया है एक वचन। नदी, लताओं, लताओं में भी क्या है साथियों, बहुवचन है, कौन सा है आपका बहुवचन। लेकिन नदी की अगर मैं बात करता हूं तो भैया ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है। सभी लोगों ने इसका आंसर क्या किया है, चलिए सभी लोगों ने इसका आंसर सी किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, संस्मरण लिखा। चलिए सभी लोग क्या करें, एक बार इसको पढ़ें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। पहला ऑप्शन है, इसमें आप बताओगे क्या सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, या पूर्ण भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये जो आपका क्वेश्चन रखा है वो साथियों आपका किस चैप्टर से है, आप सभी लोग जानते हो, ये आपका काल चैप्टर से एक क्वेश्चन रखा गया है। आप मुझे बताओगे क्या सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूत है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। जी चलिए चलिए बहुत अच्छा, आनंद जी ने लिख दिया है सर घर का घर ही होगा, हाँ जी। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताओगे तो क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, आसन्न भूतकाल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। आप मुझे बताओगे निम्नलिखित में से भाववाच्य, बताएं मुझे एक बार कौन सा होगा, जल्दी से एक बार सभी बताएं, जल्दी से एक बार सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
पहला ऑप्शन है लोग खुलकर हंस रहे थे, दूसरा है रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, तीसरा है वृद्ध आराम से बैठ सकता, और चौथा है आपका सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको दिखाई दे रहे होंगे और आप बेहतरीन तरीके से इसका सभी लोग आंसर करें। बताएं एक बार सभी। आपसे बोला गया है कि भैया निम्न में से वाक्य में भाववाच्य कौन सा है। देखिए अगर मैं यहाँ वाच्य की आपसे बात करता तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। दूसरी बात समझे, अगला आप समझोगे कि वाच्य जो क्वेश्चन बना है वो किससे बना है, वाच्य से। हिंदी में एक ये भी टॉपिक है वाच्य, तो इस बात को समझें कि वाच्य क्या है। कि देखिए भैया वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। दूसरी बात समझोगे आप कि पहला होता है आपका कृतवाच्य। कौन सा होता है, कृतवाच्य। दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, दूसरा कौन सा होता है, कर्मवाच्य। तीसरा होता है आपका भाववाच्य। कर्तवाच्य में क्या होता है साथियों, इसमें किसकी प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की। अगर मैं कर्मवाच्य में बात करता तो किसकी प्रधानता होती, कर्म की प्रधानता होती। अगर भाववाच्य में मैं बात करूंगा तो साथियों यहाँ क्रिया कैसा बोध कराएगी, इसमें भैया क्रिया असमर्थता का बोध कराती है। किसका बोध कराती है, असमर्थता का बोध कराती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं, जहाँ कर्म की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे भाववाच्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से आप मुझे बताओ कर्ता कौन सा है। क्या कपड़े, दूसरा ऑप्शन है कुछ नए, या छोटी बच्ची, या मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करें, युक्ति ने आंसर कर दिया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 का, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग क्या करें, 12 का आंसर करें कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है। क्या कपड़े, कुछ नए, छोटी बच्ची, या मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है, अच्छे से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा आंसर किया आप सभी लोगों ने। आप कहोगे भैया कपड़े इसमें करता नहीं है, न कुछ नए, न छोटी बच्ची। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। किसको खरीदने भैया, मुझे खरीदने हैं। किसके लिए, छोटी बच्ची के लिए। तो ये आप कहोगे ये संप्रदान है भैया, किसके लिए खरीदने हैं, छोटी बच्ची के लिए। तो कर्ता का काम कौन कर रहा है, मुझे कर रहा है। कौन कर रहा है, मुझे कर रहा है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी से आंसर करें सभी कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा। शिवानी ने आंसर कर दिया है 12 का डी, बहुत अच्छा। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग एक बार क्या करें, जितने भी क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हो, जो जो क्वेश्चन आपसे आते हैं या आपसे क्वेश्चन नहीं आते, आप क्या करो, सभी लोग आंसर करिए। आपका सही होगा तो अच्छी बात है, अगर गलत होता है तो आप सीखोगे कि आगे से ये गलती मुझे नहीं करनी, जो गलती करनी है मुझे यही गलती करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा। क्या अनार्य होगा, अन्यत्र होगा, अट्टालिका होगा, या अन्यत्र होगा। देखिए आज क्लास से थोड़े कम लोग जुड़ पाए हैं क्योंकि आज मेरी पहले दिन क्लास है। तो आप क्या करोगे, सभी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और रोजाना 8 बजे क्लास से जुड़ना नहीं भूलोगे। अब रोजाना शाम को 8 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, और कल की जो महामैराथन होने जा रही है 11 बजे, तो आप उससे जुड़ना नहीं भूलेंगे। उसमें मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके लिए आ रहा हूं। ठीक, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो आप क्या कहोगे भैया, अनाड़ी का तत्सम। अनाड़ी का तत्सम क्या होगा, अनार्य होगा। इस बात को आप यहां समझें कि अब तत्सम होता क्या है। तो ये दो शब्द होते हैं भैया, तत्सम और एक होता है आपका तद्भव। एक होता है तत्सम और एक होता है आपका तद्भव। इस बात को यही समझते चलेंगे कि तत्सम वे शब्द रहे जो संस्कृत से आकर के आज उनका ऐसे ही प्रयोग हो रहा है, जो संस्कृत से आए और संस्कृत में ही उनका प्रयोग हो रहा है। तो भैया वो कौन रहे, वो सारे के सारे तत्सम रहे। कौन रहे, तत्सम रहे। दूसरी बात तद्भव वे शब्द रहे जो एक भाषा से आकर के दूसरी भाषा में बदल गए, उन्हें क्या कहोगे भैया, उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक और समझे आप, अगर आपको ये पता चलता है तो कुछ आपको अक्षर दिखाई देते हैं जैसे क्षय, त्रय, ज्ञान, या आपको स्वर दिखाई दे। क्षेत्र, ज्ञान या स्वर, ये किसी भी शब्द में अगर आपको दिखाई देते हैं, किसी भी शब्द में क्या है, दिखाई देते हैं, तो आप कहोगे भैया ये 100% क्या है, ये 100% तत्सम है। कभी आपका गलत नहीं होगा, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। आप क्या कहोगे,
आप क्या कहोगे भैया कि जहां भी आपको ये शब्द दिखाई दे जाए, क्षेत्र, ज्ञान और श्र, तो आप कहोगे भैया वो 100% क्या है, तत्सम है भैया, क्या है, तत्सम है। चलिए नीरज जी धन्यवाद। चलिए आनंद जी, राम राम भाई नीरज जी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएं, प्रश्न नंबर 14 का सभी आंसर करें कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग आए उन्हें भैया क्या कहलाते हैं, क्या प्रत्यय कहलाते हैं, आगत उपसर्ग कहलाते हैं, या अव्यय कहलाते हैं, या निपात कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के लिए है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा ही इसका आंसर करोगे। देखिए ज्यादा समय नहीं है अपने पास में, वही सिर्फ 2.5 महीना है अपने पास में, क्योंकि 14 मार्च या 15 मार्च का आपका पेपर है यूपीएसआई का, और आप अच्छी से तैयारी में जुटे होंगे। आप बस अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए रोजाना शाम को 8 बजे आकर के, और कल की जो महामैराथन होने जा रही है वो यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। कल वाली क्लास से जुड़ना सभी लोग नहीं भूलेंगे भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 14वां के हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। तो क्या भैया वो प्रत्यय कहलाए, आगत उपसर्ग, अव्यय या निपात। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। वो सारे के सारे क्या कहलाए, आगत उपसर्ग कहलाए। आगत माने आना, उपसर्ग माने जो सामने जुड़ते हैं शब्दों के उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब यहां समझोगे उपसर्ग और प्रत्यय, एक शब्द मिला हमें यहां से उपसर्ग, क्या मिला, उपसर्ग। उपसर्ग को समझोगे कि भैया उपसर्ग आखिर होता क्या है। तो जो शब्द के सामने जुड़ते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं या सामने जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगर मैं बात करूं उपसर्ग, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपधन सर्ग। उपधन सर्ग, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। क्या करना, सृष्टि करना, ठीक है भैया। उपसर्ग की अगर बात की जाए तो उपसर्ग कितने भागों में बटे, तो उपसर्ग 3 भागों में बटे हैं। पहला है आपका संस्कृत, पहला कौन सा है आपका, संस्कृत। दूसरा है आपका हिंदी, दूसरा कौन सा है, हिंदी। और तीसरा है आपका उर्दू, तीसरा कौन सा है आपका, उर्दू। चलिए अगर संस्कृत की मैं बात करता हूं तो संस्कृत में 22 प्रकार के, हिंदी में मैं बात करता हूं साथ ही 10 होते हैं, और उर्दू में कितने होते हैं, 19 होते हैं। जो कौन सी भाषा से लिए गए, अरबी और आपके फारसी भाषा से लिए गए। कौन सी भाषा से लिए गए, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए। उनको क्या कहने लगे भैया, उनको हम कहने लगे, उनको क्या कहने लगे भैया, उन्हें उपसर्ग कहने लगे, ठीक है। अगर दूसरा शब्द आपने देखा यहाँ पे प्रत्यय, क्या बोला आपने, प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, आप प्रत्यय के बारे में जानोगे, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जो शब्द के कहां जुड़ते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और उनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, उनका खुद का अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। सीमा ऑप्शन हमने देखा अव्यय। अव्यय क्या है भैया, जो लिंग वचन कारक, जो लिंग वचन और साथियों किसका कारक, इनके आधार पर हम इनको नहीं बदल सकते। लिंग वचन कारक के आधार पर हम जिनको नहीं बदल सकते वो सारे के सारे क्या कहलाए, अव्यय कहलाए। जैसे मैं शब्द लिखता हूं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे और, जैसे और, इसलिए, और इसलिए, तो ये सारे के सारे शब्दों को हम लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदल सकते, इसकी वजह से इनको कहना पड़ेगा हमें क्या, अव्यय। निपात क्या होता है भैया, निपात को समझो। निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में क्या काम करते हैं, जो वाक्य में बल देने का काम करते हैं, यानी क्या करने का काम करते हैं, बल देने का काम करते हैं। तो उसको हम क्या कहने लगे, निपात कहने लगे। आगे पूछा जाएगा आपसे निपात कितने प्रकार के, तो आप कह देना भैया निपात 9 प्रकार के होते हैं। दूसरी बात आप एक और समझे इस बात को कि भैया निपात जो होता है वो 9 प्रकार का होता है, बल देने का ये काम करता है, किस में करता है, वाक्य में करता है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे जैसे, तो जैसे आप कहोगे कि यह काम बच्चा भी कर सकता है, यह काम बच्चा भी कर सकता है, यह काम बच्चा भी कर सकता है। तो यहां जो भी है, जो वाक्य पे जोर देने का काम, मतलब क्या कर रहा है, वाक्य पे जो बल दे रहा है, क्या कर रहा है, बल दे रहा है, उसी को हम क्या कहने लगे भैया, निपात कहने लगे। चलिए सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए यहां क्वेश्चन पहला उपसर्ग से बना, दूसरा क्वेश्चन बना आपसे प्रत्यय से। बताइए क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन जुड़ा आपका वो क्वेश्चन आपने देखा उपसर्ग से, और दूसरा आप पढ़ने जा रहे हो किससे, प्रत्यय से। तो आप मुझे बताओगे समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, क्या ओता, जोता, या आ, या ता। चलिए सभी लोग आंसर करें एक बार जल्दी से। जितने भी छात्र लाइव हैं, जितने भी मेरे भाई बहन लाइव हैं, वो सभी के सभी क्या करें, कमेंट करें।
चलिए आंसर आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप आंसर ही नहीं करोगे, आप कमेंट ही नहीं करोगे, ये गलत बात है। जल्दी जल्दी क्या करें, सभी आंसर करें। देखिए अब मैं यहाँ थोड़ा सा समझाते चलूंगा कि प्रत्यय क्या है भैया, क्या है प्रत्यय। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से प्रत्यय को समझा। मैंने अभी आपको बताया कि जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जो शब्द के कहाँ जुड़ते हैं भैया, पीछे जुड़ते हैं या अंत में जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, प्रत्यय कहते हैं। अगली बात आपसे बोला जाएगा कि भैया क्या प्रत्यय का खुद का कोई अर्थ होता है, तो आप कहोगे भैया खुद का इनका अर्थ नहीं होता। दूसरी बात, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे भैया प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, एक होता है आपका कृदंत, एक होता है आपका कृदंत और एक होता है आपका तद्धित, कृदंत और तद्धित। अब आप समझोगे कृदंत क्या है, तो आप कहोगे भैया कृदंत क्या है, तो कृदंत होते हैं जो भैया कहाँ जुड़ते हैं, जो सिर्फ क्रिया में जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहलाए, वो सारे के सारे क्या कहलाए, कृदंत कहलाए। तद्धित कौन रहे, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़े, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़े, वो सारे के सारे क्या कहलाए, वो तद्धित कहलाए। क्या कहलाए, तद्धित कहलाए। जैसे एक क्वेश्चन आपसे बना था कुछ समय पहले कि भैया बताइए सेठानी क्या है, सेठानी में कौन सा प्रत्यय है, क्या कृदंत है या तद्धित है। जैसे मैं कहूं कि सेठानी में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहोगे भैया कि भैया जहां देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, सेठ प्लस आनी, सेठ प्लस के आनी, और तब बनी है वो कौन, सेठानी। तो सेठ क्या है भैया, ये संज्ञा है, ये कौन है, संज्ञा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ, इसमें तद्धित प्रत्यय हुआ। लेकिन यहां उसने पूछा है कि भैया समझौता शब्द में ही पूछ लिया है, तो समझौता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, समझ प्लस के औता, समझ प्लस के औता, उत्तम बना है वो कौन, समझौता। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। इस बात को आप कभी नहीं भूलोगे। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि उपसर्ग क्या है, तो आप कहोगे भैया उपसर्ग शब्दांश है। उपसर्ग शब्दों के सामने जुड़ता है, किसके सामने जुड़ता है, शब्दों के सामने। प्रत्यय शब्द के कहां जुड़ता है, पीछे जुड़ता है या अंत में जुड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें कि अमावस्या का विलोम शब्द है, अमावस्या का विलोम शब्द है। चलिए एक बार जल्दी से बताएं, क्या पूर्णिमा, प्रतिपदा या कृष्ण पक्ष या प्रज्ञा, बताएं एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अच्छा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है भैया, जल्दी से आंसर करें। देखिए अमावस्या का विलोम शब्द है, तो आप क्या, ओके बंद खोलो, देखिए होगा, देखिए आवाज आ रही है। देखिए को सर जी आवाज बंद में खोल दिया है? अच्छा, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही सर। ठीक, अमावस्या का विलोम शब्द है। आप क्या कहोगे, अमावस्या का क्या होता है भैया, पूर्णिमा होता है। क्या होता है, पूर्णिमा होता है। अगर मैं इसकी बात करता तो प्रतिपदा कोई शब्द नहीं होता, लेकिन कृष्ण पक्ष का क्या होता है, विलोम शब्द शुक्ल पक्ष होता है। क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। प्रज्ञा का होता है साथियों अविवेक, प्रज्ञा का क्या होता है, अविवेक। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। किसका, अतिवृष्टि का विलोम है। जहां बारिश ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो उसका विलोम पूछा है आपसे, क्या रेगिस्तान होगा, आर्द्र होगा, बाढ़ होगा या अनावृष्टि होगा। चलिए सभी लोग आंसर करें एक बार जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपका रखा भैया संज्ञा, मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, आपका विशेषण, विशेषण के बाद मैंने अव्यय, अव्यय में से क्वेश्चन रखा, निपात में से मैंने क्वेश्चन रखा, लिंग वचन में से क्वेश्चन रखा। सारे के सारे चैप्टर आप देखते चल रहे होंगे कि सारे के सारे चैप्टरों में से मैंने क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। तो अगला क्वेश्चन मैंने रखा है किससे, विलोम से। तो अतिवृष्टि का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। रेगिस्तान की आप कहोगे तो रेगिस्तान का होगा भैया उपजाऊ, क्या होगा,
उपजाऊ, यानी ये जमीन कैसी है, रेगिस्तान, या ये कैसा है, उपजाऊ। आर्द्र का होता है भैया शुष्क, आर्द्र का मतलब होता है गीला, आर्द्र का मतलब क्या होता है, गीला, तो आर्द्र का क्या होगा, शुष्क होगा। बाढ़ की अगर मैं बात करूं तो इसका होगा सूखा, बाढ़ का क्या होगा, सूखा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अगला क्वेश्चन जो मैंने रखा, तो आप बताओगे भैया अगला क्या है, आपसे अनी का क्या पूछा है, पर्यायवाची पूछा है। क्या स्वादिष्ट होता है, सफरी होता है, सेना होता है, या सेत होता है। सर जी एक बार कमेंट खोल दो ना भैया, कमेंट खोल दी एक बार, यहाँ से ना खोल दी। चलिए आप मुझे बताओगे अनी शब्द का सही पर्यायवाची क्या होता है, स्वादिष्ट, सफरी, सेना, या सेतु। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है, आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो क्या होगा भैया, सेना होगा। अगर आपसे बोला जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अब मुझे फिर बताओगे, आपसे फिर एक और क्वेश्चन रखा है मैंने पर्यायवाची से, कि केला का पर्यायवाची शब्द है, केला का पर्यायवाची शब्द है क्या, कदली, कुमुद, कैरव, या भानु। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करें एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 19 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, कि केला का पर्यायवाची शब्द है क्या, कदली, कुमुद, कैरव, या भानु। देखिए अगर मैं बात करता हूं कुमुद और कैरव की, कुमुद और कैरव की, तो ये आपका सफेद कमल से होता है। किससे होता है, सफेद कमल का होता है। भानु की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका सूर्य का होता है। किसका होता है, सूर्य का। तो कदली बचा साथी आपके पास, तो वो किसका हो गया, ऑप्शन नंबर केला का हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, किसका, केला का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताओगे कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है। किसका भैया, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो आप जानते हो एक और क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई और आपके कांस्टेबल में पूछा जाता है, अनेकार्थी। तो आप मुझे बताओगे भैया अनेकार्थी, आप उन्हें क्या, सूर्य और गुलाबी। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर। तीसरा ऑप्शन है सिंदूर या आग, और चौथा ऑप्शन है सूर्य और नवी। चार ऑप्शन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और जल्दी जल्दी क्या करें सभी, आंसर करें। जितने भी मेरे भाई बहन लाइव हैं सभी लोग क्लास को क्या करें, शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। अभी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आगे रखे हुए हैं हमने, 40 क्वेश्चन हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। और कल की जो महामैराथन होने जा रही है 11 बजे, बस उस क्लास से आप सभी लोग जुड़ना नहीं भूलोगे। वो यूपीएसआई के वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। क्वेश्चन नंबर सभी 20 का आंसर करें। तो क्या होगा भैया, अरुण के अनेकार्थी कौन कौन है, तो आप कहोगे प्रातःकालीन सूर्य और आपका सिंदूर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताओ। आपसे अर्थ पूछा गया है, एक है अभिज्ञ और एक है आपका अनभिज्ञ। शब्दों का सही अर्थ आप मुझे बताइए, क्या अज्ञान या ज्ञानी, या आपका ज्ञानी या पढ़ना, या जानकार या ना जानकार, या अगम्य या गम्य। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से एक बार सभी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी आंसर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सभी आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का एक बार आंसर करें। देखिए अभिज्ञ और अनभिज्ञ, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, कि भैया अभिज्ञ बोलते हैं जानकार को और अनभिज्ञ बोलते हैं ना जानकार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है। अब मुझे एक शब्द बताओगे वो कौन सा होगा, अतीन्द्रिय होगा, इंद्रिय होगा, या इंद्रिय शेष होगा, या इंद्रजीत होगा। तो देखिए, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर किसका चुनाव किया है, 21 का, चलिए सी, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 22 का भी सभी आंसर करें जल्दी से। शिवानी जी ने 21 का सी किया है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22 का, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं भैया, उसे हम अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रजीत किसे कहते हैं, जिसने इंद्रियों को क्या कर लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को क्या कर लिया हो, जीता हो जिसने, उसे हम क्या कहते हैं, उसे इंद्रजीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। देखिए इस क्वेश्चन को तो भाई मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको कोई गलत नहीं करेगा, और जितने भी छात्र लाइव हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, और इसका कोई भी आंसर गलत नहीं देगा। ये कह सकते हो कि हलवा क्वेश्चन आपके सामने है,
कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं। आपको एक शब्द बताना है जो ईश्वर पर क्या करता है, विश्वास करता है। क्या उसे आप आस्तिक कहते हो, भक्त कहते हो, नास्तिक कहते हो या श्रद्धावान कहते हो? चलिए देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन करेगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द आप मुझे बताइए। तो आप क्या कहोगे भैया? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं रखता उसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। भक्त जो पूजा करता है उसे हम क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं। श्रद्धावान जिसके अंदर श्रद्धा है उसको हम क्या कहते हैं, श्रद्धावान कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बताएं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? देखिए उसने बताया संधि के बारे में और संधि में भी बता दिया कि स्वर संधि, लेकिन उसने हमसे ये पूछ लिया कि स्वर संधि में कौन सी संधि है भैया? जो शब्द है आपका महाशय, कौन सा शब्द है आपका? महाशय। इस बात को आप ऐसे समझें, कौन सा शब्द है आपका? महाशय। तो ये महाशय दो शब्दों से मिलकर बना है, महाधन आशय, महाधन आशय। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ भी आपका स्वर है और यहाँ भी आपका क्या है, स्वर है। दोनों आ बड़ी आ जुड़ करके तब बना है किसकी मात्रा? बड़े आ की मात्रा बनी है। तो आपको पता है बड़ा आ हो, बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो, तो ये हमेशा किसकी तरफ इशारा करते हैं? ये भैया दीर्घ स्वर संधि की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है भैया। अगर ये यण संधि होती तो यण संधि में क्या होता कि य, व और र, इनके सामने कैसा अक्षर होता? आधा आधा वर्ण होता है इनके सामने। कैसा वर्ण होता है? इनके सामने आधा वर्ण होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं तो जैसे मैंने लिखा अत्याचार, क्या लिखा? अत्याचार। जैसे मैंने लिखा पर्यावरण, क्या लिखा? पर्यावरण। तो देखिए य के सामने आधा अक्षर, व के सामने आधा अक्षर। तो इस तरीके से इस बात को आप पहचान सकते हो। ठीक है। अब मैं यहां बात करूंगा थोड़ी सी संधि के बारे में। जब आपको पूछा गया है संधि से तो आप कहोगे भैया संधि किसे कहते हैं? तो भैया जो वर्णों को जोड़ती है, जो किसको जोड़ती है? जो वर्णों को जोड़ती है, जो वर्णों को जोड़ती है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि किस भाषा का शब्द है? तो आप कहोगे भैया ये संस्कृत से लिया गया शब्द है। संधि कितने प्रकार की है? तो आप कहोगे संधि 3 प्रकार की है, जिसमें आपकी पहली है स्वर, पहली है आपकी स्वर, दूसरी है आपकी व्यंजन, दूसरी कौन सी है? व्यंजन, और तीसरी है आपकी विसर्ग। तीसरी कौन सी है? आपकी विसर्ग। स्वर संधि की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आपकी 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली आपने पढ़ी होगी दीर्घ, दूसरी गुण, तीसरी वृद्धि, चौथी यण और 5वीं है आपकी अयात संधि। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? अगला क्वेश्चन जो रखा गया वो समास से रखा गया। यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? क्या बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है या कर्मधारय समास है? चलिए जल्दी जल्दी एक बार आंसर करें सभी लोग इसका। आप मुझे बताओगे यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? देखिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ समास की, किसकी बात करता हूं? समास की बात करता हूं। तो भैया समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन आस। किससे बना है? समधन आस। ठीक है। आप यहां बात करोगे समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे भैया समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका अव्ययीभाव, दूसरा है आपका द्विग, बहुव्रीहि, कर्मधारय, एक और है आपका द्वंद्व होता है आपका, एक होता है आपका द्वंद्व, और एक और होता है आपका कौन सा? द्विग हो गया, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व, बहुव्रीहि, और एक और होता है आपका 6 समास होते हैं। टोटल कितने समास होते हैं? 6 समास होते हैं। देखिए अब यहां आपसे पूछा गया है बहुव्रीहि समास है या नहीं। तो देखिए आप यहां बताओगे कि भैया यथा स्थान में, यानी स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। तो भैया इसमें कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। एक और तब समास होता है आपका तत्पुरुष समास। सॉरी, कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। टोटल कितने समास होते हैं आपके? 6 समास होते हैं। ठीक है। अब बहुव्रीहि समास को समझोगे, बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? देखिए यहां मैं आपको बताते चलता हूं साथ ही साथ में कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। देखिए अगर कोई बहुव्रीहि समास है तो इसमें क्या होगा कि दोनों पदों में से कोई पद प्रधान, दोनों पद प्रधान नहीं होंगे। वो किसकी तरफ इशारा करेंगे? वो तीसरे की तरफ इशारा करेंगे। वो कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा। अगर कोई समास साथी द्विगु समास होगा, कौन सा समास होगा? अगर कोई द्विगु समास है तो वो भैया कहता है कि मेरा पद है जो पहला पद, कौन सा? पहला पद विशेष, पहला पद आपका संख्यावाची होगा। पहला पद क्या होगा? आपका संख्यावाची होगा। तो वो कौन होगा भैया?
द्विगु समास होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर मैं बात करता हूं तो जैसे मैंने लिखा तिरंगा, क्या लिखा? तिरंगा। उसके अलावा मैंने लिखा चौराहा। तो आप इस बात को समझोगे कि जहां गिनतियों की बात हो, जैसे 3 रंगों का समूह क्या कहलाया? तिरंगा। 4 राहों का समूह क्या कहलाया? आपका चौराहा कहलाया। अव्ययी भाव अगर कोई समास होगा, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। तो इसमें आप जानोगे पहला पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? पहला पद प्रधान होगा, या भैया आप कह सकते हो आपका पूर्व पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? पूर्व पद प्रधान होगा। अगला है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे भैया? अगर कोई कर्मधारय होगा, कौन सा होगा? कर्मधारय होगा, तो उसमें पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। और दूसरा क्या होगा? आपका विशेष्य होगा। कौन सा होगा? विशेष्य होगा। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि कर्मधारय समास, कौन सा कर्मधारय समास? या तो पहला विशेषण होगा या दूसरा विशेष्य होगा। कर्मधारय समास की अगर मैं यही बात करता हूं तो भैया कर्मधारय समास भी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है विशेषण पूर्व पद। अगर आपसे कभी कभी पूछ भी ले कि बताइए भैया विशेषण कर्मधारय समास कितने प्रकार के, तो आप कहोगे विशेषण पूर्व पद पहला, यानी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दूसरा है विशेष्य पूर्व पद। दूसरा कौन सा है आपका? विशेष्य पूर्व पद। तीसरा है आपका, तीसरे की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप कहोगे विशेषणो भय पद। कौन सा होता है? विशेषणो भय पद। और अगर मैं चौथे की आपसे बात करता हूं तो आप कहोगे विशेष्यो, क्या होता है आपका? विशेष्यो भय पद। विशेष्यो भय पद। अब इस चारों को समझोगे कि कर्मधारय में ये 4 प्रकार के हमने पढ़े। विशेषण पूर्व पद, यानी पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। दूसरे वाले में पहला पद क्या होगा? विशेष्य होगा। तीसरे वाले में दोनों पद क्या होंगे? विशेषण होंगे। और चौथे वाले में क्या होंगे? चारों विशेष्य होंगे। ठीक है, इस बात को आपने अच्छे से समझा होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कहीं कहीं आपसे द्वंद्व से भी पूछ लेता है। जब आप थ्योरी की क्लास में जब मुझसे पढ़ोगे तो द्वंद्व भी वहां 3 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, उसके अलावा और ढेर सारे भी हैं, उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपना हस्ताक्षर लगा दो। अपना हस्ताक्षर लगा दो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द के प्रयोग से वाक्य को शुद्ध करें। यानी जो लगा लिखा है उसकी जगह पे सटा आएगा, जोड़ आएगा, जोड़ आएगा या कर आएगा। चलिए जल्दी से आंसर करें एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सभी आंसर करें। देखिए अपना यानी अपने हस्ताक्षर, आप कहोगे भैया अपना की जगह क्या होगा? अपने हस्ताक्षर कर दें। क्या कर दो भैया? अपने हस्ताक्षर कर दो। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 27 में। आप मुझे बताओगे कि हृदय में मूल स्वरूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? जो आपके हृदय में सोए रहते हैं, जो आपके हृदय में क्या करते हैं? सोए रहते हैं। और भैया तो उन्हें क्या अनुभाव कहते हो, विभाव कहते हो, स्थायी भाव कहते हो या संचारी भाव कहते हो? आप जल्दी जल्दी एक बार सभी लोग बताएं। चलिए जल्दी जल्दी एक बार मुझे बताएं कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं भैया? उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की अगर मैं बारे में बात करता हूं तो स्थायी भावों की संख्या 9 या 11 होती है। कितनी होती है? 9 या 11 होती है। देखिए स्थायी भावों को जो जगाने का काम होता है वो किसका होता है? विभाव का होता है। किसका होता है? विभाव का। तो विभाव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है आपका आलम्बन, एक होता है आपका आलम्बन और एक होता है आपका उद्दीपन। एक होता है आपका आलम्बन और दूसरा होता है आपका उद्दीपन। आलम्बन 2 प्रकार के। आलम्बन की अगर मैं बात करूं तो पहला होता है आश्रालंबन, आश्रालंबन। और दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो ये साथी होता है आपका विषयालंबन। देखिए फिर आप बात करोगे कि भैया उद्दीपन क्या होता है? तो देखिए आश्रालंबन वो होता है कि जिसके मन में भाव जगते हैं उन्हें आश्रालंबन कहते हैं, और जिसको देखकर जगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषयालंबन कहते हैं। उसके अलावा उद्दीपन की अगर मैं यहां मैंने बात की है तो उद्दीपन क्या करता है कि भावों को क्या देता है? ये बढ़ावा देता है। भावों को जो क्या करता है? भावों को जो बढ़ावा देता है, क्या करता है? बढ़ावा देता है। उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है। संचारी भाव किसे कहते हैं? जो भैया बहुत मन में क्या करते हैं? मन में बहुत कम समय के लिए आते हैं। जो मन में बहुत कम समय के लिए आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33 होती है। और इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को भैया व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और कहीं कहीं आपसे पूछ भी लिया जाता है कि आप मुझे बताएं कि भैया पानी का बुलबुला किसको कहा जाता है? तो पानी का
बुलबुला, पानी का बुलबुला। तो पानी का बुलबुला भी किसको कहा जाता है? पानी का बुलबुला किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे भैया संचारी भाव को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी पुलिस में कि बताइए भैया 34वां, देखिए कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं, लेकिन 34वां किसने दिया था? तो आप कहोगे आचार्य देव ने दिया था भैया, आचार्य देव ने दिया था, जिसका नाम था छल। 34वां कौन सा था आपका? छल। अनुभाव की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आप कहोगे भैया अनुभाव भी कितने प्रकार के? अनुभाव भैया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कायिक, दूसरा होता है आपका वाचिक, तीसरा होता है आपका आहार्य, और चौथा होता है आपका सात्विक। कौन सा होता है? सात्विक। कायिक बोले तो काया से, जहां किससे होता है? काया से। वाचिक वाणी से होता है। आहार्य आपका वेशभूषा से होता है। और सात्विक की अगर मैं बात करता हूं, तो सात्विक वे होते हैं जो हमारी बिना मर्जी के आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सात्विक कहते हैं। और ये कितनी संख्या है इनकी? तो आप कहोगे भैया इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चारों ऑप्शन के बारे में आपने अच्छे से जाना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बताएं जल्दी से। दामिनी दमक रन गन माही, खलके प्रीत जथा थिर नाही। देखिए आप जल्दी से एक बार बताएं, दामिनी दमक कहां गया? देखिए ये रहा। आप मुझे बताओगे दामिनी दमक रहन गन माही, खलके प्रीत जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है आप मुझे बताओगे? क्या भैया सवैया है, दुआ है, चौपाई है, या सोरठा है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन से रोजाना जुड़ने के लिए आपकी हिंदी कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है तो जो चैप्टर आपके बचे हैं उन चैप्टरों को जाकर के आप क्लियर करें, और जल्दी से जल्दी रोजाना आप क्या करोगे? बस रोजाना शाम को 8 बजे क्लास से जुड़ोगे। मैं आपके लिए बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में एक थ्योरी की क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें धीरे धीरे मैं सारे चैप्टरों को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में कवर कर दूंगा, ठीक है? जिसमें सारे चैप्टर आपको पढ़ पाओगे। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं आपका सिलेबस करा पाऊं। देखिए दामिनी दमकन घन माही, तो इसमें कौन सा होगा भैया? आप कहोगे भैया इसमें चौपाई है। कौन सा है? चौपाई। देखिए यहां इस बात को समझो, छंद क्या होता है आखिर? छंद तो देखिए जो यहाँ पूछा गया आपसे छंद के बारे में, तो मैं यहां लिख देता हूं कि छंद आखिर है क्या। देखिए छंद की अगर मैं बात करता हूं, तो जो वर्णों मात्राओं, यति या गति जो आदि से बंधे हुए रहे, जो आदि से क्या रहे? बंधे, उनको क्या कहने लगे भैया? छंद कहने लगे। छंद को देने वाले कौन थे? ऋषि पिंगल थे। कौन थे? ऋषि पिंगल। इसी की वजह से छंद का अन्य नाम पड़ गया भैया क्या? पिंगल। क्या पड़ गया? पिंगल पड़ गया। छंद किस धातु से बना है? तो आपसे ये भी पूछा जाता है, तो किस धातु से बना है? छद धातु से बना है। किस धातु से मतलब बना है? छद धातु से, जिसका अर्थ होता है खुश करना। किससे बना है? खुश करना। अगली बात अगर आपसे पूछी जाए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि छंद के भेद कितने हैं, तो भैया आप टिक करोगे किसके साथ में? कि भैया छंद के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। चारों भेदों के बारे में यहां आप जानोगे। पहला होता है आपका मात्रिक। पहला कौन सा होता है? मात्रिक। दूसरा होता है आपका वर्णिक। दूसरा कौन सा होता है? वर्णिक। तीसरा होता है आपका मुक्त, और चौथा होता है आपका वर्णिक वृत्त। वर्णिक वृत्त। देखिए चारों के बारे में पूछा गया है कि छंद के भेद कितने, तो आप कहोगे 4, मात्रिक, वर्णिक, मुक्त या वर्णिक वृत्त। तो मात्रिक की अगर मैं बात करता हूं, तो मात्रिक भी 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका अर्धसम्मात्रिक। पहला कौन सा है? अर्धसम्मात्रिक। दूसरा है सम्मात्रिक, और तीसरा है आपका विषम मात्रिक। कौन सा है आपका? विषम मात्रिक। ठीक है भैया। अर्धसम्मात्रिक में आपके दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला आते हैं। उसके अलावा जो बचते हैं वो सम्मात्रिक में आते हैं। और आपके यहाँ पर आप विषम मात्रक में जाओगे तो आपको कुंडलिया और छप्पे देखने के लिए मिलेगा। चौपाई में क्या होता है? आपकी 16 मात्राएं होती हैं। दोहा होता तो ये 13 और 11 मात्राएं होती। सवैया आपका कैसा छंद है? तो आप कहोगे भैया सवैया वर्णिक छंद है हमारा। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। सोरठा में आप बात करोगे तो 11-13 होती है। कितनी होती हैं? 11-13। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है कि आपसे यूपी पुलिस में पूछा गया था कि बताइए दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपने याद कैसे रखना है कि दोहा का मतलब याद रख ली ना, दो का। आपने किसी से बात हुई थी 13 में, लेकिन वो दे आपको कितने गया? 11। तो आपके साथ तो क्या हो गया भैया? 2 का हो गया। अगर सोरठा की अगर बात करूं, क्या भैया? सोर की। तो भैया जहां किसी को देने थे 11 और उसने दे दिए तुम्हें कितने? 13,
तो तुम क्या करोगे, शोर करोगे या नहीं करोगे कि देखिए भाई कितना अच्छा इंसान था, मैंने 11 दिए लेकिन सामने वाला कितने दे के गया, 13। तो यहाँ क्या होगा भैया, शोर उठा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं अनुप्रास अलंकार क्या है। अब मुझे अगला क्वेश्चन है भैया अलंकार से, आप मुझे बताओ अलंकार, अनुप्रास अलंकार इनमें से कौन सा है। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, यानी व्यंजनों की अनेकों बार आवृत्ति क्या अनुप्रास कहलाती है। दूसरा है व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार ना हो, क्या ये सही है। तीसरा है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत कार्य का वर्णन, तो ये भी आपका हो सकता है। अगला देखिए एक शब्द की अधिक बार, एक शब्द की अधिक बार, क्या कुछ नहीं भैया इसमें दे नहीं रखा आगे, तो हम क्या करें। चलिए तो आप मुझे बताओगे, सभी लोग आंसर करें इसमें क्या सही आंसर सही होगा। देखिए अनुप्रास अलंकार, अलंकार भैया आप कहोगे कि भैया अलंकार कितने प्रकार के, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, लेकिन मुख्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। दूसरा कौन सा है, अर्थालंकार, ठीक है। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। जिसमें पहला है आपका अनुप्रास, पहला कौन सा है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति और आपका वीप्सा। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो अनुप्रास से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, आप मुझे बताओगे क्या 2018, 2019, 2012 और 2015। बताएं जल्दी से, चलिए जल्दी आंसर करें। चलिए तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, 2018 जिन लोगों ने किया है। तो आप कहोगे भैया ये कहां हुआ था, पोर्ट लुइस में। कहां हुआ था, पोर्ट लुइस में। और सबसे पहला काम कहां हुआ था भैया, आपका नागपुर में हुआ था। पहला कहां हुआ था, सबसे पहला नागपुर में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंगा तो कठौती में, यहाँ ये आपको खाली जगह है थोड़ी सी, ये आपको खाली जगह है कि चंगा तो कठौती में खाली जगह डॉट डॉट डॉट, लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। तो विचार या जल, मन या गंगा, धन या यमुना, तन या नंगा। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से एक बार सभी लोग आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए और उम्मीद करता हूं कि ये तो क्वेश्चन सभी ने पढ़ा होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए जल्दी से एक बार आंसर करें। तो आप कहोगे भैया कि मन चंगा, क्या मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। सभी लोगों ने इसका आंसर बी दिया था, जो अच्छा आंसर किया था आप सभी लोगों ने। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताएं जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ है भैया। बताएं जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, या दूसरा है कृतघ्न होना, या परोसे गए भोजन का निरादर करना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। जल्दी से एक बार सभी आंसर करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। 40 क्वेश्चन है टोटल। आज कितने क्वेश्चन है आपके, 40 क्वेश्चन है। लेकिन जो कल की महामैराथन जो होने जा रही है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, जो बच्चे यूपीएसआई या कांस्टेबल या लेखपाल के लिए या यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कल बहुत फायदेमंद होने वाली है। कल वाली क्लास से, जो कल 11 बजे सुबह कितने बजे क्लास होगी आपकी, 11 AM पे क्लास शुरू होगी। तो आप क्लास से जुड़ना नहीं भूलेंगे भैया, ठीक है। तो आप कहोगे भैया जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, तो क्या कहलाता है, वो कृतघ्न कहलाता है, यानी जो किसी के एहसानों को नहीं मानता। एक होता है कृतज्ञ और एक होता है आपका कृतघ्न। तो कृतघ्न वो होता है जो एहसानों को नहीं मानता है, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद करना क्या कहलाता है भैया, कृतघ्न होना कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं देखिए रीत काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है। रीत काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है, क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। देखिए ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि रीत काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है, क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल या मिश्रबंध ने कहा है। चलिए जल्दी से सभी आंसर करेंगे। देखिए आप कहोगे कि रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है भैया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। यहां आपसे बोला गया है संयुक्त स्वर,
कौन सा? संयुक्त स्वर। तो बड़ा आ, बड़ा ऊ या बड़ी ई, या आपको बोला गया है आपसे बड़ी ए। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी एक बार आंसर करें। देखिए यहाँ आपसे संयुक्त स्वर के बारे में पूछा गया है। तो संयुक्त स्वर वह स्वर होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, जो दो स्वरों, जो आपके दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की अगर आपसे बोले तो संख्या कितनी होती है? चार होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? चार, जिसमें पहली छोटी ए, बड़ी ए, आपका छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ। तो ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। इनमें से कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताएं। देखिए अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग कहां किया जाता है? क्या वाक्य के अंत में होता है? तो यहाँ तो भैया पूर्ण विराम का होता है। किसका होता है? ये पूर्ण विराम का होता है। लेकिन कभी भी, कहीं भी, भैया कहीं भी कैसे कर दोगे अल्प विराम का प्रयोग? वाक्य के शुरू में नहीं होता भैया किसी का भी। उसके अलावा अगला है वाक्य के मध्य में, जहां बहुत कम ठहराव हो। तो अब ये ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। जहां हम बहुत कम समय के लिए ठहरते हैं, उसके लिए भैया हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्पों में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है संज्ञा के बारे में, कि चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन में दे रखा है आपको राम, रामचरितमानस, गंगा। दूसरा है कृष्ण, कामा यानी मिठास। तीसरा है आपका लखनऊ, आम, बुढ़ापा। और चौथे ऑप्शन में आपको दे रखे हैं ममता, वकील और पुस्तक। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गुड इवनिंग भाई दीपिका जी। चलिए आंसर करेंगे सभी। एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करें। देखिए अगर मैं बात करता कृष्णा, कामायनी, ये तो ठीक है व्यक्तिवाचक, लेकिन मिठास आपकी क्या है साथियों? तो मिठास है भैया आपकी भाववाचक। कौन सी है? भाववाचक। तो ये तो ऑप्शन नंबर हो नहीं सकता भी। अगर मैं लखनऊ और आपकी आम आपका जातिवाचक है। कौन सा है आपका? जातिवाचक है। बुढ़ापा भी आपका कह सकते हो भाववाचक है। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। लेकिन ममता, वकील, पुस्तक, तो पुस्तक को भैया आप कहोगे ये भी जातिवाचक है, वकील आपका जातिवाचक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। बेहतरीन आंसर क्या है? 36 का है दीपिका जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है वह एक अच्छा छात्र है। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। वह एक अच्छा या छात्र। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करें। अच्छा आंसर है आप सभी के लिए। वह एक अच्छा छात्र है। कल 11 बजे वाली जो महामैराथन होने जा रही है उस क्लास से जुड़ना नहीं भूलेंगे। कल आपका रविवार है, अच्छा दिन है, एंजॉय के साथ बस पढ़ते रहिए। कानों में रोजाना शाम को 8 बजे बस आप ईयरफोन लगा के रखिए। अपनी नजरों को, अपने दिल और दिमाग को यहीं रखें कुछ समय के लिए। रोजाना आपकी 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी, जिसमें 40 प्रश्न मैं आपको कराया करूंगा रोजाना। उससे होगा क्या कि आपकी जो भी कमियां हैं, जो भी आपको लगता है कि चीजें गलत हैं या मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, तो उन चीजों पे आप सुधार करोगे। आपको क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आप आंसर जरूर करोगे। अगर आपका सही है तो कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती होती है तो वो जो गलती होनी है आपको वो यही होनी चाहिए, वहां आपकी गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर क्या सही होने इसका है भैया? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है कि वह किसका काम कर रहा है? यहाँ संकेतवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। अगला नंबर 38 आपके सामने है, बताएं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, आप मुझे बताओगे वो कौन सा है? आप कहोगे भैया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो वो कौन से वाले में हुआ है? पहला ऑप्शन है कि लड़का भजन गा रहा था। तो क्या इसमें भैया कहीं आपको विशेषण दिखाई दिया? दूसरा है मैंने उसको बुलाया। तीसरा है वह सुंदर लड़का आया। चौथा है उसने भजन नहीं सुनाया। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे विशेषण पूछा गया है, आप मुझे विशेषण बताओगे कौन सा है इसमें से? तो आप कहोगे भैया लड़का भजन गा रहा था, इसमें कहीं भी विशेषण की कोई बात नहीं कही। मैंने उसको बुलाया, इसमें भी कहीं विशेषण नहीं है। उसने भजन नहीं सुनाया, इसमें विशेषण नहीं है। लेकिन वह सुंदर लड़का, कौन सा लड़का भैया? सुंदर लड़का। कौन सा लड़का? सुंदर लड़का। तो आप कहोगे भैया वो क्या हुआ कि भैया ऑप्शन नंबर सी विशेषण है। तो हम कैसे पहचानते हैं? मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है कि विशेषण के पीछे आप एक शब्द जोड़िए, अगर वो शब्द जुड़ता है तो वो विशेषण है, अन्यथा वो विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, वाक्य नहीं है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है।
तो डाकिया पत्र लाया, डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, या सिपाही ने चोर को पकड़ा, या लड़का सोता है। तो आपको नहीं पूछा है भैया, आप मुझे बताओगे कौन सा नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नहीं से पूछा गया है। जल्दी से जल्दी सही बताएं। देखिए आप कहोगे भैया सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। मैंने अभी आपको बताया कि भैया सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी सकर्मक, एक होती है आपकी सकर्मक, और एक होती है आपकी अकर्मक। एक होती है आपकी सकर्मक और एक होती है आपकी अकर्मक। सकर्मक क्रिया होती है जो अपना कर्म साथ लेकर आती है, और जो कर्म साथ नहीं लेकर आए उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, अकर्मक। जैसे मैं कहूं नहाना, मैं कहूं नहाना, सोना, बैठना, चलना, दौड़ना, दौड़ना, या मैं कहूं हंसना, ये सारी की सारी क्रियाएं कैसी होती है, ये सारी सारी क्रियाएं अकर्मक क्रिया होती हैं। लेकिन सकर्मक की अगर मैं बात करता हूं तो भैया सकर्मक की आप जानते हो, जैसे खाना, पहनना, खाना पहनना, क्या खा रहे हो, कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, क्या पहन रहे हो, कुछ ना कुछ पहन रहे होंगे, ठीक है भैया। तो ये सारी सारी क्रिया क्या कहलाई, सकर्मक क्रिया कहलाई। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। तो देखिए डाकिया पत्र लाया, क्या लाया भैया, पत्र लाया, तो ये तो सकर्मक क्रिया है। सीमा ने गाना गाया, क्या गाया, गाना गाया, तो ये भी सकर्मक है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन लड़का सोता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल दीपिका जी, बहुत अच्छा, अकर्मक क्रिया है। देखिए उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आप मुझे बताओगे पूर्णतया समर्थन किया है, यानी जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने समर्थन किया। भैया मैंने आपको हिंट दे दिया, आप मुझे बता दें कि क्या वो कालवाचक होगा, रीतिवाचक होगा, प्रमाणवाचक होगा, या स्थानवाचक होगा, बताएं सभी। चलिए जल्दी जल्दी एक बार बताएंगे। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्या काल का हुआ है, रीति का हुआ है, प्रमाण का हुआ है, या स्थान का हुआ है। तो आप कहोगे भैया जहां ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, प्रमाणवाचक, जहां किसी भी वाक्य को नाप तोल कर कहा जाए या कैसा वाक्य किया है उन्होंने पूर्णतः, यानी जितना उनमें समर्थन था वो कैसा था, पूर्ण दे दिया, तो नाप तोल की बात आ गई, वो सारी सारी किसमें आ गई, प्रमाण में आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए उम्मीद करता हूं जी जी। चलिए देखिए अगर आपको ये प्रैक्टिस पेपर पसंद आया हो तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, शेयर कर दें। और देखिए आगे आप एक बात ध्यान रखोगे कि आपकी जो कल जो 11 बजे मैराथन होने वाली है हिंदी की, जिसमें मैंने आपके लिए 200 प्रश्नों को रखा है, जो बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कल 11 बजे वाली क्लास से जुड़ना नहीं भूलोगे। और जितने भी आपके छात्र हैं, जितने भी जो आपसे पढ़ते हैं और या जो आपके साथ में पढ़ते हैं, या जितने भी आपके मिलने वाले हैं, हो सकता है आप भी टीचर हो, कहीं छोटे मोटे बच्चों को कहीं पढ़ाते हो, या किसी भी कंपटीशन वालों को पढ़ाते हो, या जहां भी जिसको पढ़ाते हो या आप पढ़ते हो, जितने भी हैं आप सभी क्या करें, क्लास को एक बार कल शेयर कर देंगे। 11 बजे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक महा मैराथन, तो कल 11 बजे वाली क्लास से जुड़ना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, कल मिलते हैं आपसे। राधे राधे साथियों।